तो स्वागत करने के बाद फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा है कि जानते हैं कि यहाँ होमवर्क से ही क्विज होता है और होमवर्क के माध्यम से ही सारा चीज़ कराया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे बहुत सारे साथी का ये कमेंट आ रहा था कि मतलब मोबाइल से रिगार्डिंग की मोबाइल सभी लोग को ऑफ़ करवा देना चाहिए। तो मोबाइल की बात है, ये तो अभी चलने वाली चीज़ है जो कि हर किसी का कब किसका कॉल आ जाता है वो किसी को बोल नहीं सकते हैं। तो मोबाइल के लिए तो इस पर रिगार्डिंग आपका जो संज्ञान इस पर लिया जाएगा। बाकी कल का क्वेश्चन दिया गया था कि सैमसंग कहाँ की कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सैमसंग जो है दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है और इसका मुख्यालय जो है वो सुआन में स्थित है। और इसका जवाब देने वाले वैसे बहुत सारे साथी हैं, लेकिन सभी साथी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं अपने जगह नाम के साथ साथ जो है जगह का नाम लिख देते हैं तो और अच्छा लगता है सुनने में। और उनको उससे पता चल जाता है कि वैसे तो नाम से तो स्पष्ट नहीं पता है कि किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं। तो पहले स्थान पे आ जाए हैं दीपक कुमार जी, जो कि अपना जगह का नाम नहीं लिख पाए हैं। दूसरे स्थान पे सत्यम कुमार जी हैं, जो कि बेगूसराय मंझौल से आए हैं। तीसरे स्थान पे राम कुमार जी हैं, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। चौथे स्थान पे सिक्कू जी हैं और पाँचवें स्थान पे जो ये सोनू कुमार जी हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग जो है क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं और लास्ट में जो अपना कमेंट जो है क्वेश्चन के रिगार्डिंग देते हैं। इसलिए जब भी जो अपना जवाब दीजिएगा तो क्वेश्चन ठीक से सुन लिया कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। और जिस प्रकार क्वेश्चन का जवाब देते हैं उसी प्रकार अपना जगह का नाम भी लिख दिया कीजिएगा। तो हम लोगों को जो है वो नाम सुनाने में बहुत ही अच्छा जो है वो लगेगा कि इतने जगह से लोग जो इसको देख रहे हैं। बाकी जो भी लोग BPSC शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे एग्जाम पर रजिस्ट्री लगा हुआ था वो पूर्णतः अभी न्यायालय में घोषणा हो चुका है, उसको हटा दिया गया है। बाकी एग्जाम अपने पूर्व समय पर जो है यथा निर्धारित तिथि जो है उसी के हिसाब से जो एग्ज़ाम होने वाली है। इसलिए आप लोग अपना एग्ज़ाम को देखते हुए, जो कि शायद 20 या 21 को होने वाला है, एडमिट कार्ड से सूचना आ ही जाएगा कल परसों पेपर में भी, उसको आप देख के अपना तैयारी को बूटअप कर सकते हैं। बाकी जैसा कि यहाँ बना हुआ है कि स्टैटिक GK विद करंट अफेयर, उसके बाद होमवर्क के माध्यम से क्विज कराया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, तो सिर्फ चैनल को वीडियो देखने से नहीं होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका चैनल अपना हो जाएगा और इस पर आप अपना रोब जमा सकते हैं। बाकी जो भी कुछ करना होगा टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाइए और उसमें जो भी कुछ भी पूछताछ करना है उसके माध्यम से आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज। अगर वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्यूज के अंत में जरूर बताइएगा। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? हैबर विधि द्वारा अमोनिया का जो है वो निर्माण किया जाता है। और इसमें जो उत्प्रेरक का जो उपयोग किया जाता है, किसके चूर्ण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वो आयरन के चूर्ण का जो है वो उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए, टिहरी बांध जो किस नदी में बना हुआ है? ये भागीरथी कहाँ बना हुआ है? ये उत्तराखंड में बना हुआ है। आगे बताइए कि सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है या किस शिलालेख से मिलता है? ये एरन अभिलेख से जो इसका साक्ष्य मिलता है। बताइएगा, सती प्रथा का जो अंत जो है या किसके सहयोग से हुआ था? ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से, और करने वाले हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चरक किस वंश में राजवैद्य के रूप में कार्यरत है? ये वो कुषाण वंश के संबंधित है, ठीक है ना। और इसको जो स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? ये कुरुल कन्फ्यूशस जो इस वंश की स्थापना करने वाले हो जाएंगे। और कुषाण को जो है कनिष्क को किस और अन्य नाम से जानते हैं? द्वितीय अशोक के नाम से भी जो इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रचना दोआब जो है किन नदियों के बीच स्थित है? ये रावी और चेनाब के मध्य जो है वो रचना दोआब स्थित है। और दोआब जो है वह किस भूमि को कहा जाता है? दो नदियों के बीच के भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। और अमृत शाह को कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था, जो कि भारतीय रूप से प्रथम नोबेल प्राइज पाने वाले हो जाएंगे। और 2023 में जो भाई अर्थशास्त्र में हुआ। और इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र भी कहा करते हैं। अब बताइएगा, इस बार जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है 2023 में, किसको मिला है? ये क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, ठीक है ना। इसको याद रखने का तरीका क्या था? अर्थ गोल है, यानी पृथ्वी गोल है। आगे बताइएगा कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा के स्पीकर भी थे वो कौन हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी। और यही एक ऐसा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध रूप से जो वो चुने गए थे। इनका पूरा नाम क्या जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो धातु के ऑक्साइड जो है सामान्यतः कैसे होते हैं? वो धातु क्षारीय होते हैं और धातु जो है वो अम्लीय होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्न जाएगा कि हेमोपैथी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हैंडीमैन। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। और हेमोपैथिक दिवस कब मनाया जाता है?
10 अप्रैल को जो होम्योपैथिक दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? ये बैडमिंटन से हो जाएगा। सात्विक सिराज का भी बैडमिंटन से भी, और चिराग शेट्टी भी जो है वो बैडमिंटन से भी हो जाएगा। और हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को जो है एक कौन सा पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। जो इस पुरस्कार में कितना रुपया मिला है? 25 लाख रुपया दिया गया है। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि बैडमिंटन में 2 कप होता है, उबेर कप और थॉमस कप। थॉमस कप के संबंध से ये पुरुष से हो जाएगा, उबेर कप जो है महिला से। और इस बार 2024 में थॉमस कप कौन जीता है? थॉमस और उबेर, महिला पुरुष दोनों जो है वो कौन जीता है? वो उसको चीन जीत के ले गया है। ठीक है, वो तो था जवाब। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है लोकसभा में सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? ये 330 में इसका जो है वर्णन किया गया है। और संविधान संशोधन कौन हो जाएगा? 104। संविधान संशोधन 104 में हो जाएगा। और इसके सीटों को बढ़ाया कितना कर दिया है? कितना साल? 10 साल तक इसका सीटों की अवधि को जो 10 साल तक इसको जो है वो बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या हो गया? रामगंगा हो गया। इसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क जो है इसका नाम हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो गया? रामगंगा, क्योंकि उसी से हो गया रामगंगा नदी वो है वो प्रवाहित होती है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है, गोवा। और किस नदी के किनारे स्थित है? ये मांडवी नदी के किनारे वह जो है स्थित है। आगे बताइए कि नंदा झील कहाँ स्थित है? ये गोवा में ही है। नंदा देवी जो है ना पहाड़ जो वो उत्तराखंड में, और नंदा झील जो है वो गोवा में ही है। नंदा लेक उसी को बोलते हैं इंग्लिश में। आगे बताइएगा हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ क्या हो जाएगा? हाई यील्ड और वैरायटी हो जाएगा। इसका मतलब बताइएगा हरित क्रांति जो है भारत में लाने वाले के पिता किसे जाता हरित क्रांति को? MS स्वामीनाथन को। और विश्व में कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और हरित क्रांति शब्द कौन गढ़े थे? विलियम गॉड यानी गढ़ने वाले कौन हो जाएंगे? विलियम गॉड हो जाएंगे। आगे बताइए कि जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन काजीरंगा कहाँ है? असम में हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो 1991 की औद्योगिक नीति के प्रारंभ होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे। इस बार PV नरसिम्हा राव कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न जो है PV नरसिम्हा राव को दिया गया। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन जाएगा उस समय जो है वित्त मंत्री कौन थे 1991 में? मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री भी थे, और आपको जो है ये वित्त मंत्री भी जो है ये रह चुके हैं। आगे बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने समय किस नाम जानते हैं? ये यमुना नहीं, जमुना के नाम से जो है इनको जानते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो संकीर्तन भारत के शास्त्रीय नृत्य से किस राज्य में यह शैली है? संकीर्तन ये मणिपुर में है। यानी संकीर्तन भारत के शास्त्रीय नृत्य जो है ये कीर्तन है एक प्रकार का, जो कि मणिपुर में वो मणिपुर में ये इसको नाम से जानते हैं। संकीर्तन भारत के शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। आगे बताइए राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। और इसका गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 का इसका गठन हुआ था। इसका पहला वाचन जो है 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 250। और इसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? चौथी। इसकी वर्णन जो है वो चौथी अनुसूची में इसका जो है वर्णन किया गया है। उससे सूची की संख्या कितनी है? भारत ये 12 गो सूची है। अनुसूची हुई सूची बोलिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का स्पीकर का उल्लेख जो है संविधान सभा किस अनुच्छेद में है? ये लोकसभा का स्पीकर का वर्णन जो 93 में हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाला सिख धर्म कौन थे? वो गुरु अंगद हो जाएंगे। और बताया खालसा पंथ को स्टार्ट किए थे? गुरु गोविंद सिंह जो वो खालसा पंथ जो वो स्टार्ट किए थे। ठीक है। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा जो कि अब करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आज भी आया गया है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही खतरनाक है और खतरनाक देश से भी संबंधित है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग जो कि 2024 में हुआ है, इसका संबंध किस देश से है? यह USA से। और अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1776 को हुई थी। बताइएगा अलास्का जो है, अलास्का की जगह है वो कहाँ स्थित है? वो अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है ना। ये नॉर्थ अमेरिका का ही भाग है जो कि अलास्का पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी, हवा भी एक प्रकार का वहाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये अनिल लोहाटी को। और इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? 1997 के एक्ट के तहत जो है ट्राई की स्थापना हुई थी। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल लोहाटी। और इससे पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? पीडी बघेला इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब सुंदर बाबा द्वारा। आगे बताएगा हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन है। और किसको हटा के बने हैं? हेमंत सोरेन को जो हटने के बाद जो इनकी एंट्री हुई है। आगे बताएगा क्वेश्चन की संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका हो जाएगा? ये और एस्टिन का हो जाएगा, ठीक है ना। कथी कर रहे हैं? और एस्टिन बताइए ना पूरा, और एस्टिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो 75वें गणतंत्र दिवस में जो सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार राज्य के रूप में ये किसको दिया गया था? उड़ीसा राज्य को दिया गया था। आगे बताइएगा जो मैगिनोट रेखा जो है वह किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस। और मैन रहीम रूस और फिनलैंड यही फंस गए थे, रूस और फिनलैंड के बीच में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानते हैं? के सिवान। और मिसाइल मैन से एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में पूरी तरीका से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल परीक्षण किया है? ये अग्निकुल कॉस्मोस। ये अमेरिका की कंपनी हो जाएगी रूस कॉस्मोस, उसके द्वारा छोड़ा गया अग्निकुल कॉस्मोस नाम हो जाएगा। और ये छोड़ा किसको है? अग्निबाण को, ठीक ना। मिसाइल का नाम हो जाएगा अग्निबाण और जिसे छोड़ा गया है उसको नाम हो गया अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, अग्निकुल से संबंधित है ये। और उससे अग्निवीर भारत का भी एक योजना आया था 4 साल वाला, अभी भी है ये है। मतलब अगला क्वेश्चन बताइएगा जो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम जो खेला गया है 2023 में, इसलिए यह क्रम कौन सा हो जाएगा? खेलो इंडिया का 6ठे क्रम का जो खेलो इंडिया गेम खेला गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार में मखाना विकास का अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? ये दरभंगा में खोला गया। उसे मिथिला मखाना का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? बिहार को ही मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान जो है किसको मिला है? ये अनीश कपूर को मिला है। हुरन इंडिया के तहत ये अनीश कपूर को जो ये दिया गया है, बहुत ही बूढ़े आदमी ये भी है। आगे बताइएगा हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद जो है कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? 4 व्यक्ति को मिला है, ठीक है ना। और पहले व्यक्ति 4 व्यक्ति है, पहले कौन हो जाएंगे? लाल कृष्ण आडवाणी साहब हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा आगे ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बहरी जो किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है? ये उत्तराखंड की बनी है, जो कि इनका नाम क्या होगा? ऋतु बहरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट किसने बनाया है? ये जापान बना है, ठीक ना, ठीक है। ये लकड़ी से बना है, उसका स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा। और ये कौन बनाया? लकड़ी से बना हुआ जापान बनाया है, ठीक ना। इसका उद्देश्य यही है कि वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये फिर से क्या हुआ? जल के नष्ट हो जाएगा, वहाँ कचरा जो है वो नहीं फैलेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा जो कि गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा किस रचना में वर्णन है? ये विचित्र नाटक में वर्णन है, ठीक है ना। ये विचित्र नाटक में वर्णन है। क्वेश्चन का लेवल ही कुछ अलग था उस दिन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगे बताइएगा जो हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? ये डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को, ये इमैनुअल सोबेरन को इनको जो है मनाया गया। और इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के राष्ट्रपति है? ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। और यह जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक बनाया गया है, ये इमैनुअल सोबेरन को बनाया गया है। बताइएगा कि टूलाम जो है, टूलाम ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये वियतनाम के बने हैं। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि नौसेना अध्यक्ष कौन बने अभी? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और कैमे नंबर के हो गए हैं अब ये 26 नंबर के हो गए, 26 27 29 हो गए। ये 26 नंबर के हो गए नौसेना, और वायुसेना 27 नंबर के, और आपको ये थल सेना ये 29 नंबर के। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा जो अभी जो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए थे, कल ही बताए थे, उनका नाम क्या है? साइमन हैरिस। और युवा के साथ साथ समलैंगिक हो जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? फ्रांस। उनका नाम क्या हो जाएगा? ग्रेवियन अटल जो है युवा के साथ साथ जो वो समलैंगिक भी है, इस पर भी ध्यान देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे नामित किया है? ये राधिका सेन को नामित किया है। किसको यह नामित किया? ये राधिका सेन को। बताइएगा कि जेनी एर्पनबेक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जेनी एर्पनबेक को ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। जो कि बताए थे, जो कि कहाँ की है? जर्मनी की है। इसमें ऑप्शन में दिए हुए जेनी एर्पनबेक, इसलिए याद आ गया, इसलिए पूछ लिया आपसे। जेनी एर्पनबेक इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा
जी 2024 का दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 2024 में कब मनाया गया है? ये 30 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया था? ये भी 30 मई को मनाया गया। वैसे आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये शिमला में स्थित है, ठीक ना है। शिमला किसकी राजधानी है? शिमला किसकी राजधानी है? ये हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? ये बताइए क्वेश्चन का जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जैव विविधता फ्रेमवर्क की बैठक जो कहाँ हुई है? ये आपको वाशिंगटन डीसी में इसकी जो है वो इसकी बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विनोद जी, आपके लिए क्वेश्चन है, जो विश्व पर्यटन संघ का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड। ये पर्यटन हो जाएगा WTO, इसका भी नाम हो जाएगा, जो कि पर्यटन वाला जगह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। ये स्थापना जो पर्यटन वाला जगह उसकी स्थापना 1925 में हुई थी। अवश्य WTO से जाएगा तो उसका 1995 में हुई थी। और उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। और ये पर्यटन वाला कहाँ मुख्यालय हो जाएगा? मैड्रिड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा ये कहाँ प्रारंभ हुई है? ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है। आगे बताइएगा कि हाल ही में प्रज्ञानंद ने क्लासिक इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को कहाँ हरा दिया है? ये आपको नॉर्वे में हरा दिया है। वहीं जो मैग्नस कार्लसन जो है वो वहीं के रहने वाले हैं, मतलब नॉर्वे के ही रहने वाले हैं। और वो विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है। और उन्हीं के घर में जाके जो है आर प्रज्ञानंद जो है वो हरा दिए। और आर प्रज्ञानंद जो कि 84वें नंबर क्रम के जो ग्रैंड मास्टर थी वैशाली रमेश बाबू, उसके वो भाई हैं। और अभी वर्तमान में 85वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन है? श्याम निखिल डे जो है ये आपको 85वें क्रम के ग्रैंड मास्टर के हैं। और उसका संबंध किस राज्य से है? वो भी तमिलनाडु से ही संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो सुनिएगा कि 9वां राष्ट्रीय डायलॉग, कल आपसे इस पे चर्चा भी किए थे। ये इसका मुख्यालय ये कहाँ इसका स्थापना हुआ? नई दिल्ली में हुआ। उसके उद्घाटनकर्ता कौन बने थे? नरेंद्र मोदी बने थे। और इस देश में मुख्य अतिथि जो आए थे, कहाँ के प्रधानमंत्री आए थे? ये ग्रीस के प्रधानमंत्री आए थे 9वां राष्ट्रीय डायलॉग में। और क्रम की बात करें तो कैमें क्रम का जाएगा? 9वें क्रम का जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार याद रखिएगा। और सीधे छपने वाला क्वेश्चन जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगा? ये NHCX। कौन सा पोर्टल हो जाएगा? NHCX पोर्टल जो है वो लॉन्च करने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके समय आ गया था? ये ताराबाई के हाथों में आ गया था। बताइएगा देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में बना है? ये MP में बना है। उसे टाइगर स्टेट के नाम रूप में मध्य प्रदेश को ही जानते हैं। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2024 का एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड को जो है वो एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एवेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? गणित के क्षेत्र में दिया था। 2023 में से किसको दिया गया था? लुईस कैफरली को जो है 2023 में दिया गया था। 151। आगे बताइएगा, जो वर्ष 2024 तक कुल कितनी हस्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? 53 व्यक्तियों को जो भारत रत्न दिया जा चुका है। आगे बताइएगा, रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन थे? विनोद कुमार यादव थे। और अभी कौन है? जया वर्मा सिन्हा। ये भी याद रखिए, पहले कौन थे, अभी कौन है? जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने POEM-3 का सफल परीक्षण किया है? इसरो के द्वारा किया गया। और इसरो जो POEM-3 छोड़ा है, या किस यान छोड़ा है इसको? ये PSLV C58 से इसको छोड़ा है। POEM-3 और एक्सपोसेट को जो है PSLV C58 से इसको छोड़ा गया था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो वायुमंडल के किस मंडल का तापमान सबसे कम होता है? ये मध्य मंडल का होता है। और मध्य मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है? बहिर्मंडल। मध्य मंडल के बाद जो है वो बहिर्मंडल आ जाता है। आगे बताइएगा, बिहार आयन होगा, आयन के बाद जो है वो बहिर्मंडल हो जाएगा, सही जवाब। आगे बताइएगा, बिहार का सबसे कम जिला लिंगानुपात वाला कौन सा जिला हो जाएगा? ये अपने दरोगा जी के फैक्ट्री भागलपुर से हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो गुप्त कालीन, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि BPSC BSSC से पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? ये आर्यभट्ट थे, ठीक ना। और आर्यभट्ट किसका आविष्कार किए थे? जीरो का आविष्कार जो है, जीरो और पाई का भी आविष्कार जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। आगे बताइएगा, जैनों के 33वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। बताइएगा कि पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किए थे?
स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। और किसी अधिवेशन में स्वराज शब्द की मांग कौन किए थे? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी किए थे। और यह जो है 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में भी अध्यक्षता करने वाले ये सबसे पहले दादा भाई हो जाएंगे, ठीक ना। मतलब दादा भाई में सबसे पहले दादा भाई नेहरू हो जाएंगे, जो कि कौन धर्म से थे? पारसी धर्म से संबंध थे। और इसके बाद अध्यक्षता किए थे मुस्लिम हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे वो? बदरुद्दीन तैयब जी। और उसी में यह नारा दिया गया था 1887 के अधिवेशन में नारा दिए थे कांग्रेसी बनो, यानी 1887 के जो हुआ था, जो कि मद्रास में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और इसी अधिवेशन में नारा दिया गया था कांग्रेसी बनो, ठीक ना। क्या बनना है? कांग्रेसी बनना है, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बट गए थे? 8 गो प्रांतों में उस समय जो है वो बट गए थे। 1937 के कांग्रेस मंत्रिमंडल में 11 गो में 8 गो में जीता था, और 5 गो में जो पूर्ण बहुमत से जीत चुका था वो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और 28 महीने तक उसकी जो सरकार जो चली थी। आगे बताइए कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। और बताइए, देखिए मुस्लिम लीग संबंध कुछ ऐसा फैक्ट है, इसको अभी हम आपके सामने उसको रख रहे हैं। अगर आप उससे रूबरू पहले से हो चुके हैं तो वो आपकी समस्या नहीं है, वो बाकी हमारी समस्या हो जाएगी। 1906 में जो है, ये 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, जो कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को नहीं, वो ढाका में हुआ था, ठीक ना। इसके बाद 1906 के बाद क्या था? 1907 में इसका स्थापना, 7 में जो कराची में जो है इसका संविधान सभा का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग के अलग का संविधान सभा 1907 के कराची अधिवेशन में किया गया था। ठीक इसके एक साल के बाद 1908 में जो है पंजाब के अमृतसर में जो है पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया था। 1908 में गठन किया गया था। और 1909 में मार्ले मिंटो से उसी मंडल के तहत जो है पृथक निर्वाचन की मांग किया गया था। 1909 में 6, 7, 8, 9 क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? MG रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बहुत गौर से देख रहे हैं। आगे बताइएगा कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? JL नेहरू। वाह, विनोद जी आ गए क्या? JL नेहरू हो जाएंगे। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में सबसे अमीर है, सबसे कम हो जाएगा। बताइएगा WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये व्यापार वाला हो जाएगा तो जेनेवा हो जाएगा। और पर्यटन वाला मैड्रिड। किसकी राजधानी है वो? स्पेन की राजधानी जो है वो मैड्रिड हो जाएगी। आगे बताइएगा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किस विचारक का हो जाएगा? ये हेगल का विचारक हो जाएगा, जो कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। आगे बताइएगा, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और पृथ्वी क्या कहते हैं, बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और मुख्य भूमि के साथ दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो वो कन्याकुमारी। सिर्फ अगर दक्षिणतम बिंदु की चर्चा रहेगी तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और जैसे ही मुख्य भूमि के साथ लगा देगा तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्चम चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी हो जाएगी। आगे बताइए, कोलाल पावर विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये गुजरात में है, ठीक ना। काकरापाड़ा वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। काकरापाड़ा, ताप्ती नदी गुजरात। काकरापाड़ा महाराष्ट्र में है, गुजरात में। काकरापाड़ा गुजरात में है। और कोलाल भी तो गुजरात में है। कुछ और पूछना चाह रहे थे, भूल रहे हैं। कोलाल है ये, कोलाल, ठीक है। उस तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, यही पूछना। तारापुर महाराष्ट्र में और काकरापाड़ा गुजरात में, ठीक है। यही पूछना चाह रहे थे उस समय से आपसे, ठीक है ना। आगे बताइएगा विनोद जी, आपसे क्वेश्चन है, जो टाइफाइड जो है, टाइफाइड यह किससे फैलता है? ये आपको जो है जीवाणु से फैलता है। और पानी और खाद्य पदार्थों से वो जो है ना, उसमें जीवाणु फैलते रहता है, उससे वो उससे फैल जाता है। और इसी में मियादी बुखार भी लगता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि जीव विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रास्टस हो जाएंगे। आगे बताइएगा, सिर्फ अगर वनस्पति क्या कहते हैं, सिर्फ अगर जीव विज्ञान है, इसके पिताजी भी जो वो अरस्तु ही थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 1929। कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू जो इसकी अध्यक्षता किए थे। आगे बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है? ये
ठीक है गुरु जी। ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से जो है वो जो है ब्रह्मपुत्र होकर जो है वो निकलती है। आगे बताइएगा, पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी जो कहाँ है? पणजी है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा रिडक्शन, वो सब छोड़ दीजिए। बताइए रिडक्शन में क्या शामिल होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन आता कि जाता है? इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आता है। आगे बताइएगा कि महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ जो है सत्याग्रह किया था? रॉलेट एक्ट। और कहीं कहीं सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी कहीं कहीं रॉलेट एक्ट आपको देखने को न मिले तो वहाँ लिखा रहेगा इनकेटमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट, ठीक ना? इनकेटमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी के लिए अच्छा हो जाएगा। वो रॉलेट एक्ट आपको समझे ना सर जी, वो आपको ऑप्शन में देख के ऐसा फंसा देगा ना, और ऑप्शन में एक से अधिक भी रहता है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बोल रहे हैं, उसमें एक से अधिक भी ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई भी नहीं रहता है, तो लोग उसमें कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए इस पर हम चर्चा करना उचित समझे। इनकेटमेंट ऑफ जो है रॉलेट एक्ट हो जाएगा। और यह पूरे भारत में कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को जो है लागू हो गया। तो डेट की बात कर रहे थे हम। आगे बताइएगा, नाम दफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बताइएगा, संसद की प्राक्कलन समिति जो है कैसी होती है? वो अस्थायी होती है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 गो सदस्य होते हैं। 30 को कहाँ से आते हैं? लोकसभा से ही प्राक्कलन समिति में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया है, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 9 बूंदी 4×6 × 10 के पावर 12 मीटर। ये 11 दे ले, छोड़िए ना, इसमें 11 दिए हुए हैं सर जी, छोड़िए उसको। अरे 10 के पावर ना 12 होगा, 11 के पावर 12 दे ले, वो हम बोल रहे हैं ना। आगे बताइएगा, जो परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण करने के लिए किस वृक्ष के लकड़ी का उपयोग होता है? वो बिल्लो का होता है। आगे बताइएगा, जो भारतीय कौन से मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? 15, 16, 19, 29। सुन लीजिए, 15, 16, 19 और 29 जो ये मूल अधिकार जो है किसको समर्पित है? ये भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। आगे 4 गो है, 15, 16, 19, 29। आगे बताइए कि राज्यसभा में गणपूर्ति है, राज्यसभा में आगे बताएगा, राज्यसभा में गणपूर्ति है तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 1/10। ठीक है, वही 25 हो जाएगा, वही 1/10 गई है या 25 बोलिए। लोकसभा में 55 हो जाएगा। आगे बताइएगा, डेन्यू पोलो स्थानीय धर्म है जो कुछ आदिवासी जातियों द्वारा मनाया जाता है, वो कहाँ के आदिवासी हो जाएंगे? वो अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे, जिनका नाम हो जाएगा डेन्यू पोलो। वो एक प्रकार का धर्म का नाम है डेन्यू पोलो। आगे बताइएगा, पोलो जो है, पोलो इसमें खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? 4 हो जाएगी। ठीक है ना, आगे बताइएगा। ठीक है सर, आपका एक्स्ट्रा इफेक्ट हमारे लिए सदा ही सराहनीय रहता है, ठीक है ना, आप यूं ही हमसे जवान आगे बताइएगा कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की सतह पर क्या स्थित रहता है? उसमें द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार जो है वो बदल जाता है। आगे बताइएगा, जो मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है? आइजोल हो जाएगा। आगे बताइएगा कि संतोष ट्रॉफी किस खेल जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जो संतोष ट्रॉफी जो है ये जीता क्या जुड़ा हुआ है। और इस बार संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? भारतीय सेना। वो आपको भारतीय सेना ही जीता है। किसको हरा के? गोवा को हरा के जीता है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में गेम हुआ था। आगे बताइए, किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? ये मदन मोहन मालवीय के रूप में जाना जाता है, 1916 में हुआ था। आगे बताइएगा, रात का अंधापन किसकी कमी कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण जो रात का अंधापन होता है। आगे बताइएगा कि एलपीजी में किस किस गैस का मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन के कारण होता है। आगे बताइएगा कि जापानी एन्सेफ्लाइटिस किसके माध्यम से फैलता है? ये मच्छरों के काटने से जो है वो फैल जाता है। आगे बताइएगा, कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। इसका पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश पूरा करवाया था, इल्तुतमिश। और 5वीं उसको बनाया था, FST बनाया था, ठीक ना। मगर पूरा करवाएगा इल्तुतमिश से, पूरा संपूर्ण उसी के सेशन में हुआ था। और उसमें जो है ना, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 1933 में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने का फैसला किया था? ये व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा, व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा। और इसे संविधान अवज्ञा कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। 12 मार्च 1930 को ये आपको दांडी मार्च स्टार्ट किए थे और 5 अप्रैल को रात में उसको नमक कानून तोड़ दिए थे और 6 अप्रैल से जो है संविधान अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। आगे बताइएगा, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। आगे बताइएगा कि मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है वो निर्धारण करने की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। आगे बताइएगा कि राष्ट्रीय बचत योजना निधि का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है ये? भारत के लोक लेखा का जो है वो एक प्रकार का हिस्सा है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा कि पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या हो जाएगा? कैल्शियम जो है बाइकार्बोनेट जो है वो, खोल के दीजिए ना गुरु जी, वो हो जाएगा। आगे बताइएगा
जो रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? वायुयान की स्थिति और हाँ, वही वायुयान की स्थिति का पता लगाने के लिए। उसमें कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? रेडियो तरंग का उपयोग किया करते हैं। अब जो है विनोद जी, अब जो है ये विश्व क्या कहते हैं, ये लूसेंट का जो इतिहास जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, जो कि होमवर्क में दिया हुआ था, बताइएगा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दंती दुर्ग जो है हो जाएंगे। और इसकी राजधानी कहाँ बनी थी? मान्यखेड़ इसकी राजधानी बनाई थी वो। बताइएगा होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। होयसल वंश के विष्णुवर्धन हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज जो वो लोहार वंश के संस्थापक हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव हो जाएंगे। और उसके प्रतापी राजा कौन बने थे? पृथ्वीराज चौहान। इसके पृथ्वीराज चौहान जो है इसके प्रतापी राजा की बात कर रहे हैं, जिनको आंखों में मोहम्मद गौरी घुसा दिया था, सुराख गरम कर। आगे बताएगा सोलंकी वंश के राजा संस्थापक कौन थे? मूलराज हो जाएंगे। आगे बताएगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। लोदी के बहलोल लोदी। और बहमनी वंश के हसन गंगू जो है बहमनी वंश के संस्थापक हो जाएंगे। बताएगा संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक हो जाएंगे। वो विजयनगर की स्थापना किए थे और वहाँ राजधानी बनाए थे वो 1336 में। आगे बताएगा सालू वंश के संस्थापक कौन किए थे? नरसिंह सिर्फ नरसिंह हो जाएंगे। और तुलुब वंश था उसके वीर नरसिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। सुलूब के नरसिंह और तुलुब के वीर नरसिंह। इसके बाद आया था आरवीडू वंश। इसके बाद आया था आरवीडू वंश। इसकी स्थापना कौन किए थे? तिरुमल किए थे। इसकी स्थापना तिरुमल किए थे। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या था? संगम सतुआ। संगम वंश हो जाएगा। उसके बाद 100 से सुलूब वंश, 100 से तुलुब वंश, आज से आरवीडू वंश। आगे बताइएगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर नहीं थे, वो बाबर हो जाएंगे। तो भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी भोसले, शिवाजी हो जाएंगे। आगे बताइएगा हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? निजामुल हो जाएंगे, निजामुल हो जाएंगे। और ये अपने राजधानी कहाँ बनाई थी? हैदराबाद बनाई थी। आगे बताइएगा कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? वही जीएसटी हो जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। बताएगा उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन जो है उत्पल वंश के संस्थापक हो जाएंगे। और यादव वंश के संस्थापक हो जाएंगे वल्लभ पंचम जो है यादव वंश के संस्थापक हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि कारकेट वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन हो जाएंगे। ये आपको कारकेट वंश के संस्थापक हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि शिशुवध प्रतिबंध जो है यह किस गवर्नर जनरल के बंद समय प्रतिबंध हो गया था? ये सर जॉन बेलेजली के संबंध में जो है ये खत्म हो गया था। इस पर शिशु हत्या पर जो ये प्रतिबंध लगा दिया गया था। बताइए सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है किसके शासनकाल में लगा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक में। और इसमें जो है सहयोग करने वाले ट्रिपल आर हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। दास प्रथा पर प्रतिबंध को लगाए थे? एलन बरो जो है दास प्रथा पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिए थे 1843 में, ठीक ना। 33 का चार्टर एक्ट था और 43 में इसको जो है वो इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। आगे बताइए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह यह किसके काल में आया था? ये कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के काल में इसको हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें विधवा विवाह की अनुमति दे दी गई थी कि हम लोग विधवा से विवाह जो है वो कर सकते हैं। हम लोग ने उस टाइम के जो बैच के होंगे वो कर सकते हैं। आगे बताइए कि हाँ अभी जो है ना आपको झारखंड में योजना लागू हो गया है, विधवा पुनर्विवाह जो है लागू हो चुका है झारखंड में। आगे बताइएगा नेटिव मैरिज एक्ट जो किस काल में आया था? नॉर्थ ब्रुक काल में आया था। और कब आया था? 1872 में, 1872 में। और इसमें क्या कहा गया था? अंतरजातीय विवाह, मतलब किसी अदर स्टेट से, अदर कास्ट के भी विद्यार्थी से भी जो है, जी सर, अदर कास्ट के विद्यार्थी से भी आप विवाह जो है वो कर सकते हैं। आगे बताइएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया था ये किसके काल में आया था? ये लैंसडॉन में आया था। और इसमें लड़की की उम्र कितना रखा गया था विवाह करने का? 12 वर्ष। इसमें जो है लड़की की उम्र जो है 12 वर्ष रखा गया था लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। और इसका नाम हो जाएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट। जो समझ बता रहे हैं उसको सुनने की कोशिश किया कीजिएगा। हो सकता है आपको याद हो, उसमें कन्फ्यूजन में फंस रहे होंगे, लेकिन हम जो ये बोल रहे हैं वो किताबों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारा अथक प्रयास जो है आप तक निरर्थक न हो, इसके लिए आपको सुनना हमारे लिए उचित होगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा शारदा एक्ट जो है किसके काल में आया था? इरविन के काल में आया था। यह कब आया था? 1930 में आया था, ठीक है ना। इसमें जो है विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु कितना रखा गया था? 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया किस एक्ट के तहत जो लड़कियों की उम्र 14 वर्ष किया गया था? तो शारदा एक्ट। और यह कब आया था? 1930 में। और लड़कों के लिए इसमें उम्र कितना रखा गया था? 18 वर्ष रखा गया था। बताइएगा फ्रेजी आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे ये दादू मियाँ और जो हाजिरी सुल्ला।
हाजरीतुल्लाह जो है, हाजरियातुल्लाह और दादू मियाँ जो है ये मिलके फैजी आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे। बताइएगा अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे। बताइएगा अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे गुलाम अहमद जो है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे। आगे बताइएगा तायूनी आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे करामत अली जौनपुरी जो है वो तायूनी आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे। और इसका स्थान जो है वो कौन था? ढाका था, ठीक है ना। ये आपको जो तायूनी आंदोलन हुआ था ये ढाका में हुआ था, और ढाका भी कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था कब स्टार्ट हुआ था? 1875 में, 1875 में। टेक्निकल टीम ध्यान दीजिएगा। आगे बताइएगा पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है किस शहर को माना जाता है? इटली के शहर ये फ्लोरेंस नगर को माना जाता है, जो कि पुनर्जागरण का प्रारंभ जो इटली के फ्लोरेंस नगर से हो जाएगा। आगे बताइएगा इटली के महान कवि उस समय कौन थे? दांते जो इटली के महान कवि हो जाएंगे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको जी सर हम चुप हो जाते, इसका ये मतलब नहीं कि आपका जवाब गलत है, आपका जवाब सर्वथा उचित रहता है, ठीक है ना। ये आपको जो है फ्लोरेंस नगर में इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम क्या हो जाएगा? दंते नहीं दांते हो जाएगा। आगे बताइएगा दांते ने अपनी प्राचीन भाषा लैटिन भाषा को छोड़कर इटली की बोलचाल भाषा में किसमें वो टस्कन भाषा थी उसमें किसकी रचना किए थे? डिवाइन कॉमेडी की रचना किए थे। और इसमें जो है दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया था। आगे बताइएगा कि दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना करने का श्रेय किसे दिया गया है? पेड्रोक को दिया गया। और पेड्रोक को किसका संस्थापक माना जाता है? मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेड्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। आगे बताइएगा कि वह पेड्रोक कहाँ के निवासी थे? वो भी इटली के ही निवासी हो जाएंगे। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगी। और वहाँ के नवीनतम जो प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस जो है वो कहाँ के निवासी हो जाएंगे? ठीक है, इटली हो जाएंगे वो। बताइए अगला क्वेश्चन है कि द प्रिंस यह जो लिखे हैं ये किसकी कृति है? ये मैकियावेली की कृति हो जाएंगी। आगे बताइएगा कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को ही कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक जो है वो मैकियावेली को ही कहा जाता है। और पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 महान कलाकारों की कृतियों में मिलती है। उसमें तीनों का हम नाम बता रहे हैं, उसका आपको कृति आपसे पूछेंगे, उसको वह आपको बताना है। उसमें तीनों का नाम हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और एगो हो जाएंगे आपको राफेल जो कि क्या एक प्रकार का विमान लड़ाकू विमान भी है। तो ये उस टाइम के लड़ाकू विमान होंगे राफेल अपने समय के। इसमें बताइएगा जो द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन ये किसकी कृति है? ये माइकल एंजेलो की हो जाएंगी। और बताइएगा इस तीनों में जो है सबसे कौन से ऐसे व्यक्ति थे इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ थे? लियोनार्डो दा विंसी जो थे वो मूर्तिकार इंजीनियर वैज्ञानिक दर्शन कवि गायक जितना भी जो कृति होती है वो मल्टी टैलेंटेड वर्ष जो है वो लियोनार्डो दा विंसी साहब थे। आगे बताइएगा कि राफेल जो है राफेल ये कहाँ के चित्रकार थे? ये भी इटली के चित्रकार थे। और इनकी सबसे उच्चतम कृति का नाम क्या था? ये जीसस क्राइस्ट की माता थी, उनके चित्र का नाम था मेडोना। वो मेडोना का चित्र बनाए थे। सुधीर जी बात नहीं कीजिए आप। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा क्या बनाया गया था? चित्र बनाया गया था, ठीक है ना। वो सिस्तान के गिरजाघर के छत में ही उनको चित्र की कृति बनाई गई थी। आगे बताइएगा अब जो है आपको ये ज्योग्राफी जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी चल रहा है इसमें, तो अच्छा चीज़ इसमें लेके फिर से आया गया है। बताइएगा जो क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। मैंने क्षैतिज रूप से गतिशील हवा है उसको क्या कहेंगे? पवन कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा क्या कहेंगे? वायु धारा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वायु धारा कहा जाता है। बताइएगा कोरियोलिस प्रभाव जो है किसमें पड़ता है? ये पवन से ही पड़ता है कोरियोलिस प्रभाव जो है। इसमें जो ना इसके लिए जो किसका नियम आया था? एक फेरेल का नियम आया था। इसमें यह कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा होता है तो उच्च दाब उसके किस ओर निकलेगी? दाईं ओर। और निम्न दाब जो है वो बाईं ओर निकलेगी। यही फेरेल का नियम हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है पवन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रचलित पवन, मौसमी पवन और अस्थायी पवन हो जाएंगे। देखिए इसमें ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा है कि किस जगह का पवन को क्या नाम से जानते हैं, जो कि आज भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हुआ?
जी सर, हम बताना है कुछ तो है जो औरों से आपको अलग करती है ना। आपको अलग। आगे बताइएगा जी। आज क्वेश्चन पूछा गया था हबूब। हबूब कहाँ का है? ये सूडान का है, ईरान नहीं, सूडान का है। ये हबूब जो कहाँ की स्थानीय हवा है? सूडान का हो जाएगा। बिली बिली कहाँ की है? ईरान। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। और बिली बाव कहाँ है? ये आपका अलास्का का हो जाएगा, ठीक है ना। बोरा कहाँ का है? बोरा ब्राजील का। ये एडियाटिक तट का है। एडियाटिक तट का जो है वो बोरा हो जाएगा। और बुरान कहाँ का है? रूस का है। देखिए, बोरा एडियाटिक तट का है और बुरान रूस का हो जाएगा। बताइएगा बाइज कहाँ का है? बाइज ये दक्षिणी फ्रांस का हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिएगा पप्पा गयो कहाँ का है? मैक्सिको। वो राजधानी नहीं बताना है। पप्पा गयो कहाँ का है? मैक्सिको का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुर्गा कहाँ का है? पुर्गा पुर्गा टुंड्रा का है। पुर्गा कहाँ का है? टुंड्रा प्रदेश का है। देखिए, एक बार हम रिपीट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगता है। सीरियलों से बात करना सर अच्छा नहीं लगेगा, ये जो इंपॉर्टेंट है उसको याद किया कीजिए। देखिए, ऐसे पुर्गा कहाँ का है? पुर्गा टुंड्रा प्रदेश का है। उसके बाद हबूब कहाँ का है? सूडान का हो जाएगा। बिली बाब कहाँ का है? अलास्का का हो जाएगा। और बोरा कहाँ का है? एडिया तट का है। और ये बुरान कहाँ का है? रूस का हो जाएगा। और बिली विलीज कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और पप्पा क्यों कहाँ का है? मैक्सिको का हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मौसम या समय में परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उसको कौन सा पवन कहते हैं? मौसमी पवन कहा जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चिन्नूक एक प्रकार का क्या है? ये आपको स्थानीय हवा है। स्थानीय में भी गर्म हवा ही है। स्थानीय हवा के साथ कौन सी हवा? ये गर्म हवा हो जाएगी। और चिन्नूक एक प्रकार का है वो राफेल क्या कहते हैं? लड़ाकू विमान भी है, जो कि हेलीकॉप्टर में हो जाएगा। हाँ, लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाएगा। अब ये दिया गया था पॉलिटी। आगे बताइएगा विनोद जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि राज्य का नीति निदेशक एक ऐसा चेक है जो अपने बैंक अपने सुविधा के अनुसार अदा करेगी। यह कौन बोले थे? केटी शाह बोले थे, ठीक ना। और किस को कौन से ऐसे चेक को बोले थे कि यह जो है पोस्ट डेटेड चेक है? किसको बोले थे? कृष्ण प्रस्ताव को क्या बोले थे? पोस्ट डेटेड चेक है। और उसी में लगा देंगे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड कहते हैं वो JL नेहरू। और ये कृष्ण प्रस्ताव कब आया था? 1942 में कृष्ण प्रस्ताव आया था। आगे बताइए, कृष्ण प्रस्ताव को कौन पहले ठुकरा दिया था? मुस्लिम लीग ठुकरा दिया था इसको, ठीक है ना। उसके बाद मजबूरी में गांधी जी इसको कह जाओ तू हटा दिया था, हम हटाइए देते हैं इसको। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। विनोद जी ध्यान दीजिएगा कि संसद में स्थगन प्रस्ताव जो है यह संसद के कौन सा सदस्य रख सकता है? कोई भी सदस्य जो है इसको स्थगन प्रस्ताव जो रख सकता है। और स्थगन प्रस्ताव जो है यह किसकी अनुमति लेकर रखेगा? ये लोकसभा के अध्यक्ष। संसद में हो जाएगा तो राष्ट्रपति की वर्णित नहीं कीजिए इसमें। संसद हो जाएगा तो ये लोकसभा अध्यक्ष से जो है क्या कहते हैं परामर्श लेकर जो है वो उसको स्थगन को प्रस्ताव जो है वो रख सकता है। और ये स्थगन प्रस्ताव कब रखा जाता है? ये शाम के 4 बजे के बाद जो है मतलब लोकसभा को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। इसके लिए कोई चर्चा जो है कोई सदस्यों की चर्चा जो है वर्णित नहीं है। मतलब किसी भी सदस्य का सभा का सदस्य जो है वो उसको स्थगित कर सकता है। और प्रस्ताव लेगा किसे? परामर्श लोकसभा के अध्यक्ष से लेगा, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो एक ही समय एक व्यक्ति कितने सभा का सदस्य बन सकता है? केवल एक या राज्यसभा का रहेगा या लोकसभा का रहेगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि यदि कोई सदन का व्यक्ति 60 दिन से अधिक अवधि तक सदन से गायब हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या किस अनुच्छेद के लिखा गया है? 101 के 4 में यह वर्णित किया गया कि अगर 60 दिन से अधिक अगर आप गायब रहते हैं सदन से तो आपकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद के, सुन लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, कि संसद के कोई भी सदस्य को जो पेंशन दिया जाता है या किस पेंशन लागू की नियम से दिया जाता है? 1976 से लागू किया गया है। और ये भूतपूर्व सांसदों को पेंशन देने की प्रक्रिया जो है 1976 से ही लागू किया गया था पेंशन व्यवस्था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि कोई संसद का सदस्य जो है अपने पद से शपथ लिए बिना जो है संसद के कार्यवाही में भाग लेता है या वोटिंग करता है तो उसको कितना रुपया जुर्माना लगेगा? 500 रुपया। एक दिन का पर डे 500। जितना दिन वो भाग लेगा उतना दिन उसको पंसिया जो है वो लगते जाएगा। मतलब जब तक आप संसद में जा रहे हैं तब तक आपको किसी न किसी पद का शपथ लेना अनिवार्य है। अगर बिना शपथ के आप संसदीय कार्यवाही में भाग लेते हैं तो आपको पर डे 500 रुपया, जितना दिन भाग लीजिएगा उतना के हिसाब से 500 से गुना कर दीजिए, उतना रुपया आपको लगेगा, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत की महान न्यायवादी
सुन लीजिए कि संसद के कार्य में हिंदी या अंग्रेजी में वर्णन करना, यह किस संशोधन में लिखा गया है? 348 में यह वर्णित है कि संसद में जो आप भाषा बोलने वाले हैं वो हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों बोलने में असमर्थ हैं तो आप अपनी मातृभाषा में जो है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श लेके इसको बोल सकते हैं। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 120 का 4, 120 का 1 सॉरी 120 का 1 है। 120 के 1 में यह वर्णन है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा में आप बोल रहे हैं कुछ, तो लोकसभा अध्यक्ष से जो आप परामर्श लेके अपनी मातृभाषा में भी अपनी बातों को रख सकते हैं। इसका वर्णन किस में है? 120 के 1 में। जी सर, इसलिए जो लोग अपनी, या तो हिंदी तो वैसे देश की राजकीय भाषा ही है ना, हिंदी में सब लोग बोल पाते हैं, लेकिन अगर आपको इच्छा है कि हिंदी में नहीं बोले तो आप इंग्लिश में बोलिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो आप अपनी मातृभाषा का उपयोग भी वहाँ कर सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा। ये 120 के 1 में, 120 के 1 में इसका वर्णन संविधान में किया गया है। हिंदी और इसे अंग्रेजी और हिंदी 348 में लिखा गया कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। लेकिन यह जो है 348 में लिखा गया है, लेकिन 120 के संविधान में संशोधित किया गया कि जो लोग अगर हिंदी इंग्लिश नहीं बोल पाते तो वो अपनी मातृभाषा में भी उपयोग इसको कर सकते हैं। यह संविधान में संशोधन करके 120 का 1 इसको बनाया गया। आगे बढ़ेगा, भारत की महान न्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 76 में है। और यह जो है भारत का कैसा अधिकारी होता है? कानूनी अधिकारी होता है, यानी विधि अधिकारी होता है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, ठीक है ना। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भी वो राष्ट्रपति ही करता है। और यह जो है संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकता है? बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। वोट नहीं देना किस अनुच्छेद में है? 88 में। 88 में लिखा गया कि संसद के किसी भी सदन में हम जाके बैठ सकते हैं, हम नहीं, मतलब महान न्यायवादी बैठ सकता है, उसके बारे में बोल भी सकते हैं, लेकिन वो वोट देने का अधिकार नहीं है। इसका वर्णन, हाँ, वो वोट देने का अधिकार नहीं है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 88 में दिया गया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो करता है, यह उसके प्रसाद पर्यंत तक धारण करता है। आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन है कि महान न्यायवादी को जो है भारत के महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है या नहीं है? वो महान न्यायवादी किसी भी उच्च न्यायालय में जाके अपना सुनवाई जो वो कर सकता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार भारत में महान न्यायवादी होता है उसी प्रकार जो राज्य में क्या होते हैं? महाधिवक्ता। सर इंग्लिश मीडियम कमजोर है थोड़ा, हिंदी में बात किया कीजिए। महाधिवक्ता हो जाएंगे, उधर महान न्यायवादी उधर क्या हो जाएंगे? महाधिवक्ता हो जाएंगे। और महाधिवक्ता की वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 165 में कहा गया कि भारत के राज्य किसी भी राज्य के लिए एक प्रकार जो है महाधिवक्ता होगा। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और यह किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? यह राज्यपाल, मतलब केंद्र में हो जाएंगे महान्यायवादी और राज्य में हो जाएंगे महाधिवक्ता। केंद्र में हो जाएंगे महान्यायवादी, वो जो है आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। और राज्य में जो महान्यायवादी महाधिवक्ता रहेंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। आगे बढ़िएगा, भारत का महान नियंत्रक और लेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 148 से लेके 151 तक किया गया है, ठीक ना। और इसकी पदावधि कितने समय तक रहती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष तक उसकी मतलब कार्यकाल रहता है। अगर 65 वर्ष उसकी अधिकतम उम्र की सीमा रहती है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है भारत सरकार में किसका संरक्षक होता है? ये धन का जो है वो संरक्षक होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अभी CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और कैमे क्रम को जाएंगे? ये 14वें क्रम को जाएंगे। और CGA कौन है? SS दुबे। और वो कैमे क्रम के हैं? 28वें क्रम को जाएंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है संसद की लोक लेखा समिति के किस रूप में काम करते हैं? वो गाइड के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में और मित्र के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। मार्गदर्शक, नियंत्रक और गाइड के रूप में जो है वो लोक लेखा समिति के रूप में काम करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 को सदस्य होते हैं। 15 + 7, 15 कहाँ से होते हैं? 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि CBSE के अध्यक्ष कौन है? अभी राहुल कुमार सिंह जो है CBSE के अध्यक्ष हैं। और इससे पहले CBSE के अध्यक्ष कौन थे? निधि छिब्बर। बहुत अच्छा जवाब। इससे पहले कौन थे? निधि छिब्बर। और NCERT के अध्यक्ष कौन है? अभी बात नहीं कीजिए सर, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिए। अभी NCERT के अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अब जो है SCERT बेस्ट जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि साइंस का बुक हो जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, इसमें गांधी जी का फोटो भी लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डीपली क्वेश्चन दिया गया है। वैसे ALP और BSSC और खास करके बात कीजिएगा तो बिहार पुलिस के लिए ये सीधे जो अंदर से जो क्वेश्चन उठाने का प्रयास करता है BPSC और BPSSC, ये इसके लिए सीधी छपने वाली क्वेश्चन जो है आपको इस बुक के माध्यम से दिखने वाला है अभी।
तो आगे बताइएगा कि रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान में उगते हैं उसको एरिमोफाइट्स कहते हैं, ठीक है ना, एरिमोफाइट कहते हैं। और चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहा जाता है और बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट कहा जाता है। आगे बताइएगा कि लवण युक्त क्षेत्र में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहा जाता है। लवण युक्त क्षेत्र में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहा जाता है। अब थोड़ा धीरे बोलने का प्रयास करेंगे क्योंकि उस समय से जो पॉलिटी में थोड़ा ज़्यादा बोला गया हमको। आगे बताइएगा, जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बीज का वह प्रांकुर जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, आगे चलकर इस पे शाखाएं निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? तना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तना कहते हैं। आगे बताइएगा, तना कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के तना होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, एगो होता है भूमिगत तना, एगो होता है अर्धवायवीय तना, एगो होता है वायवीय तना, ठीक है ना। याद रखिएगा, तना 3 प्रकार के होते हैं। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तना जो है, तना इसका कुछ काम बताइएगा कि तना जो है यह शाखाओं पर क्या निर्धारित करता है? पत्ती। तना जो है शाखाओं पर क्या निर्धारित करता है? पत्ती निर्धारित करता है। और जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वो पुष्प हो जाएगा जीवन चक्र की दृष्टि से, ठीक ना। और जैसे खाना बनाने की दृष्टि से ना वो पत्ती देखा जाता है। आगे बताइएगा कि तना जो है, तना यह किस और काम में सहायक होता है? ये भोजन को संग्रहित करने में भी जो है वो तना काम आता है। आगे बताइएगा कि भोजन संग्रहण काम करने में तना में कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा। जैसे आलू, हल्दी, प्याज। आलू के खाने जो भाग गया होता है, आलू किसका तना? ये तना का ही रूपांतरित रूप है ना। हल्दी का भी रूपांतरित रूप जो पूछ रहे हैं वो तना का ही रूपांतरित रूप है ना। प्याज जो है, ये अदरक, ये सब जो है तना का, इसमें जो भोजन जो है वो तना में संग्रहित रहता है। आगे बताइएगा कि कुछ पौधे जो है वो तना में जल संग्रहण का भी काम करते हैं, उसका नाम हो जाएगा ऑप्टूनिया। ऑप्सुनिया जो है ये तना में जल को भी संग्रहित रखते हैं। ऑप्सुनिया। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा, भूमि से बाहर के तने निकलने वाली पत्तियों क्या कहते हैं? ये स्तंभिक पत्ती कहते हैं। यानी भूमि से जो बाहर पत्ती निकल रहा है तो कौन सी पत्ती कहते हैं? स्तंभिक पत्ती कहते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा, पत्ती कितने प्रकार के होते हैं? पत्ती जो है ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसका मतलब पढ़ के नहीं आए, इसको पढ़ा कीजिएगा तो सुनने में और अच्छा लगेगा। पत्ती जो है 4 प्रकार के पत्ती होते हैं। इसमें पहला पत्ती हो जाएगा सामान्य पत्ती, इसका उदाहरण हो जाएगा आम, अमरूद और नीम का पत्ती जो है वो ये आपको सामान्य पत्ती हो जाएंगे। और सल्क पत्ती होता है, सल्क पत्ती। सल्क पत्ती का उदाहरण बताइएगा। प्याज और लहसुन, ये प्याज और लहसुन की पत्ती कैसी होती है? ये सल्क पत्ती हो जाएगी। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बार बार पढ़ेगा तब याद होगा सर जी। एक ही बार में याद हो जाए तो इतना आप आर्यभट्ट बन जाइएगा ना फिर। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो पत्तियों जो है, पत्तियां में क्या उपस्थित रहती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। आगे बताइएगा कि जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों के किसके द्वारा वायुमंडल में चला जाता है? वो छिद्र द्वारा जो है वायुमंडल में वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जाता है। लेकिन पेड़ से निकलेगा किसमें है? छिद्र, वही रंध्र या छिद्र द्वारा ही निकलेगा। और इसी छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा भी कहा जाता है। आगे बताइएगा, यह प्रक्रिया जिससे जल बाहर निकल वह कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो पौधे का यह सार्वजनिक आकर्षक भाग जो जनन के रूप में काम करता है वो क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब। जनन की बात में आप बहुत अच्छे लगते हैं। ये जनन की बात हो जाएगा तो वो पुष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो पुष्प के विभिन्न अवयव जिस पर लगे रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? पुष्पासन। यानी पुष्प जिस पर बैठा रहता है, यानी पुष्प के आसन को क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पुष्प के जो है पुरुष भाग क्या कहते हैं? पुमंग कहा जाता है। पुमंग हो जाएगा। और महिलाओं वाले भाग को जयांग कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिस पुष्प में जनन अंग जो है दो में से एक गायब हो जाता है तो क्या कहते हैं? एक लिंगी कहा जाता है। और जिसमें दोनों प्रेजेंट रहेगा तो द्विलिंगी हो जाएगा, ठीक है ना। और जो उभयलिंगी किसको कहेंगे? उभयलिंगी जो एक ही पौधा पे दोनों हो जाएगा, पुरुष भी होगा और स्त्री भी हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? उभयलिंगी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब जायांग के अंडकों की संख्या 2 हो जाती है तो उसको कौन सा पुष्प कहेंगे? द्विअंडप। उसको मतलब जायांग पे 2 अंडा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? उसको द्विअंडप कहेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मटर और चना। मटर और चना जो है ये इसमें हो जाएगा द्विअंडप का जो है उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइएगा, पके हुए अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। फल, पके हुए अंडाशय को फल कहा जाता है।
हाँ, अंडाशय को ही हम लोग खाते हैं, पके हुए फल को, पके हुए भाग को अंडाशय कहा जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सुनिएगा, जब अंडाशय, सुन लीजिए क्वेश्चन, निषेचन के बाद अंडाशय में वृद्धि गूदेदार, सुन लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, गूदेदार मृदोत्तक विभिन्न अम्ल, शर्करा और उपयोगी पदार्थ जब भर जाता है, ठीक है ना, उसको उसमें जो है अंडाशय भित्ति बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको फल भित्ति कहते हैं, ठीक है ना, उसको फल भित्ति कहते हैं। और उसी फल भित्ति को लोग क्या करता है, खाने का काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए फल भित्ति भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। ये बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतर फल भित्ति, ठीक है ना। बाह्य फल भित्ति में तो इसका बाहरी स्तर हो जाएगा, मध्य फल भित्ति में इसका अंदर वाला स्तर हो जाएगा, खुरकैया छोड़ा खाना है, और अंतर फल भित्ति मतलब जो सबसे अंदर का भाग खाना है, ठीक है ना। ठीक है, बताइएगा सत्य फल, बताइएगा सुनिए, जब फल बनने में सिर्फ पुष्प का अंडाशय ही भाग लेता है तो वो कौन सा फल कहलाता है, वो सत्य फल कहलाता है। इसमें अमरूद, आम, ये सब जो है सत्य फल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि जब फल बनने में पुष्प के अन्य भाग, पुष्पासन और बाहरी दलपुंज भी भाग लेते हैं, उसको कौन कहते हैं, उसको कूट फल कहा जाता है, ठीक है ना, उसको कूट फल कहा जाता है। और मध्य फल भी क्या कहते हैं, असत्य फल, जो इसकी चर्चा हम अगले क्लास में आपको करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत बचल है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा कि नील बोहर जो है किसकी रचना किए थे, परमाणु की रचना किए थे, ठीक है ना। सबसे पहले ये नहीं सुना, इसमें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ये है। बताइएगा रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किए थे, हेनरी बैक्यूरेल किए थे। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु के सिद्धांत कौन दिए थे, जॉन डाल्टन, और गुणित अनुपात का नियम भी जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। आगे बताइएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच में विकासवाद का सिद्धांत कौन दिए थे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। आगे बताइएगा कि पेनिसिलिन और लाइसोजाइम की खोज कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को खोज किए थे। आगे बताइएगा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था, ठीक है ना। और इनके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो ये मनाते हैं। बताइएगा इनको जो है नागपुर में, हाँ, इनको भारत रत्न कब दिया गया था, 1954 में। नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, भारत रत्न जो इनको दिया गया था 1954 में दिया गया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फर्नों की सजातीयता के संरचना के निर्णायक खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, ये बीरबल साहनी को दिया जाता है, बीरबल साहनी को दिया जाता है। आगे बताइएगा कि परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किन के नाम पे खुला है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे खुला गया। आगे बताइएगा कि अनुवांशिकी कोड की रचना कौन किए थे, हरगोविंद खुराना किए थे। आगे बताइएगा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाले इसरो किसके नाम पर रखा गया है, सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। और बताइएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो कि अहमदाबाद में है, ये इसकी स्थापना किसके नाम पर रखा गया है, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। आगे बताइएगा E=mc² का प्रतिपादन कौन दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया था। बताइएगा सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1930 अच्छी ढकार हो रहा है। आगे बताइएगा कि रेबीज के टीका का खोज कौन किए थे, ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। लुई पास्चर किया था, वो चेचक के टीका खोज एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, ठीक है, ये लुई पास्चर हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे, सीले और प्रिस्ले के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, कोयम्बटूर में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो लाइसोसोम की खोज कौन किए थे, डी डुबे यानी CD डुबे द्वारा लाइसोसोम की खोज जो है यह किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का ये जो सिद्धांत जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए अभी, जो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है E=mc² दिए थे, इसको किस और अन्य नाम से जाना जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है इसको जाना जाता है। आगे बताइएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसी कृति है, चार्ल्स डार्विन की हो जाएगी। बताइएगा हाइड्रोजन को तत्व के रूप में कौन खोजे थे, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था, बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा एक्सरे खोज कौन किए थे, रोंटगन के द्वारा एक्सरे खोज किया गया था। बताइए गति के नियम कौन दिए थे, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और अनुवांशिकी कोड खोज कौन किए थे, हरगोविंद खुराना के द्वारा अनुवांशिकी कोड का ये जो है खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान सभा की महिला सदस्य में सरोजिनी नायडू जो ऐड हुई थी वह किस निर्वाचन क्षेत्र से थी, ये बिहार से हो जाएगी, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा सीडे राइट किसका अयस्क है, लोहा का, सीडे राइट जो है वो लोहा का अयस्क हो जाएगा। अब करंट स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं, जो कि 2022-24 का कुछ ऑपरेशन ऐसा हुआ था जो कि सबको जो है वो चकित कर दिया था। कुछ ऐसा ऑपरेशन हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो कि वर्तमान में अभी वो सत्ता में थी, उनके द्वारा लाया गया था। और उनके द्वारा कुछ ऐसा ऑपरेशन लाया गया है जिनको सुनने और समझने का प्रयास जो है वो आपको करना है और बताने का प्रयास वो हम कर रहे हैं। अच्छा ऑपरेशन जिसको भी हम चर्चा में लाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देख रहे ही रहेंगे कि कितना मेहनत लगता है किसी एक क्लास को संचालित करने में। और ये सारा संचालन का श्रेय आप लोग को हो जाता है, क्योंकि इसको अच्छे से देखने का काम वो आप लोग क्या करते हैं। बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता जो है किसके द्वारा लाया गया है? ये भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा लाया गया है, जो कि 549 से अधिक बच्चों को उनके घर और परिवार से मिलाने का काम जो है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के द्वारा जो है वो किया गया है। आगे बताइएगा, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये ऑपरेशन अलक्सा ये हमास किया था इजराइल पे ऑपरेशन अलक्सा के तहत, और आयरन स्वॉर्ड किया था वो इजराइल किया था, हमास पे किया था। ठीक है ना। बताइएगा, ऑपरेशन करुणा किसके लिए किया गया था? म्यांमार में प्रभावित, जो कि चक्रवात आ गया था वहां पे, उसको प्रभावित होने बचाने के लिए, भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया था। आगे बताइएगा, ऑपरेशन अलर्ट यह कौन स्टार्ट किया है? बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन अलर्ट, जो कि भारतीय सेनाओं पे चौकसी करने के लिए, अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट जारी किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो ऑपरेशन देवी शक्ति कौन स्टार्ट किया है? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। बताइएगा, ऑपरेशन आहट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये भी आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब बच्चाओं और महिलाओं की तस्करी से बचने के लिए जो ऑपरेशन आहट जो है वो स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ऑपरेशन नमस्ते जो स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन नमस्ते यह कब? हाँ, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 से बचाए रखने के लिए स्टार्ट किया गया है। बताइएगा, ऑपरेशन कावेरी यह कहाँ स्टार्ट किया गया था? सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन सूडान ऐड किया गया था। और अजय, जो कि चर्चित बिंदु है अभी, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय। और एक और है ऑपरेशन इंद्रावती, ये हैती में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया गया था, इसमें नहीं दिया। आगे बताइएगा कि ऑपरेशन बंदर जो है किसका कोड था? ये बालाकोट स्ट्राइक कोड का जो है वो उसका नाम था, बालाकोट स्ट्राइक का कोड का नाम था क्या था? ऑपरेशन बंदर हो जाएगा। आगे बताइएगा, ऑपरेशन ग्रीन जो है किस संबंध से? ये पर्यावरण, आलू प्याज सब्जी भिंडी के उत्पादन से जो है ऑपरेशन ग्रीन जो है वो संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑपरेशन जो है ये गंगा यह कहाँ आया था? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जो है वो उसको चलाया गया था, हमको पता है। तो आज का क्लास जो पूरा होमवर्क के माध्यम से कराया गया है, यह क्लास आपको कैसा लगा? वैसे तो हम लोग के द्वारा 100% देने का प्रयास किया गया है। अगर आपको कहीं भी त्रुटि लगती है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिखाइएगा। और कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए। कल का क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि बरौनी तेल शोधक कारखाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमारे बिहार से संबंधित है। और खासकर जो बरौनी से लोग हैं उनको तो खासकर पता ही होगा कि बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और यह बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। बरौनी तेल शोधक कारखाना इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना यह कब हुई थी, इसका स्थापना वर्ष बताना है। और क्लास कैसा लगा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम दीजिएगा। और ये क्लास जो हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है, यह क्लास कैसा लगता है, और इसके साथ साथ जो है आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती की क्लास भी जो है वो देखने को मिल रहा होगा। और यह जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये कब खुला था और किस देश के सहयोग से इसको खोला गया है, इसका भी जवाब बता दीजिएगा। और क्लास कैसा लग रहा है इस रिगार्डिंग भी कमेंट किया कीजिएगा। बाकी चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीक़े से नॉलेजेबल वीडियो जो कि अभी आपको बिहार पुलिस को एग्जाम सर पे आपके बिहार पुलिस का एग्जाम भी है, और इसके साथ साथ यही बता दें कि एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम भी जो है आपको जल्द ही लेने वाली है। और साथ साथ जो है अभी आपको आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, मतलब सारा एग्जामों का शेड्यूल जो आपको जो कि जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सारा प्रयास जो है यूपी पुलिस का एग्जाम भी जो है वो, मतलब बहुत सारा एग्जाम जो आपको वे बाय वे जो है करके मतलब लेना स्टार्ट कर देगा। इसलिए आपको तैयारी वैसे तो एक दिन में संभव हो नहीं पाती है, इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और तैयारी को एक वे के रूप में जो ले जाने का काम हम लोग एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से कर रहे हैं, इसमें आप लोग जो है भरपूर सहयोग कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो किसी अन्य साथी से भी इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए। अगर इस वीडियो को अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे हैं तो पड़ोस वाली से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।